नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नवीन झाझड़िया अपने YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। इससे पहले हमने परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत 3 संसाधनों का अध्ययन कर लिया है। आशा है आपने उनको अच्छे से देखा होगा और आपने उनका लाभ उठाया होगा। तो आज हम बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का। गैर पारंपरिक स्रोत वे हैं जो हाल ही में प्रयोग में आए हैं। इन स्रोतों को प्रयोग करने का उपाय तथा तकनीक पहले दोनों ही नहीं थे। अर्थात आप समझ गए होंगे कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत तो वे होते हैं जो सदियों से मानव प्रयोग में लेता आ रहा था, लेकिन इनके उलट गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे हैं जो हाल ही के वर्षों में प्रयोग में लेने और उनकी तकनीक अभी हमने सीखी है। तो आज हम बात करेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में सौर ऊर्जा की, पवन ऊर्जा की, बायोमास ऊर्जा की, भूतापीय ऊर्जा की और ज्वारीय ऊर्जा की। जैसा कि दोस्तों आपने इन सब का नाम सुन ही रखा है, ये ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो हमारी पृथ्वी पर असीमित मात्रा में हैं। यानी कि इनकी विशेषताओं की हम बात करें तो ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। जैसे हम बात करें सौर ऊर्जा, तो जब तक पृथ्वी है, जब तक मानव अस्तित्व है, वो तभी तक है जब तक सूर्य है। सूर्य नहीं होगा तो निश्चित रूप से हमारी सभ्यता भी नहीं होगी। तो सौर ऊर्जा हमें हमेशा से ऊर्जा देने वाला साधन है। इसी तरह हम बात करें इसकी अगली विशेषता की ओर, तो ये अक्षय हैं, यानी कि इनका किसी प्रकार का अक्षय नहीं होता है। ये प्रदूषण रहित होते हैं, इनसे किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं होता है। तो देखिए मानव के लिए कितने उपयोगी हैं, न कभी ख़त्म होते हैं और न ही इनसे कोई प्रदूषण होता है। इनसे बिजली का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। इससे हम बिजली बना सकते हैं और बिजली से, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सारे उद्योग या हमारी सारी गतिविधियां बिजली से ही चलती हैं। ऐसे ही ये पारंपरिक स्रोतों की तुलना में सस्ते भी होते हैं। यानी कि जो गैर परंपरागत संसाधन हैं, चूँकि ये हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इनके लिए हमें कोई पैसा नहीं चुकाना पड़ता, तो ये हमारे लिए सस्ते भी होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अब हम बात करते हैं, इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं कि हमारे लिए कितनी मात्रा में है, ये किन क्षेत्रों में पृथ्वी पर सबसे अधिक प्राप्त किए जा सकते हैं और कहाँ प्राप्त हो रहे हैं। ये आपको कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको पूछ ले, मान लीजिए कि सौर ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे अधिक कहाँ मिलती है, तो आपने BA पार्ट प्रथम वर्ष में ये पढ़ा है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो हैं वहाँ पर सबसे अधिक सौर ऊर्जा मिलती है। लेकिन वहाँ पर सूर्य की किरणें भले ही सबसे अधिक मिलती हैं, लेकिन ऊर्जा सबसे अधिक वहाँ पर नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि वहाँ पर भले ही सूर्य सीधा चमकता हो वर्ष भर, लेकिन वहाँ पर मेघाच्छादन यानी कि मेघ भी वर्ष भर, बादल भी वर्ष भर छाए रहते हैं। जिस वजह से पृथ्वी पर जो सूर्य का ताप है, सूर्य तप जिसको हम बोलते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में या सबसे अधिक मात्रा में नहीं पहुंचता है। तो फिर सबसे अधिक कहाँ पहुंचता है? तो इसका उत्तर होगा उपोष्ण कटिबंधीय गर्म मरुस्थलों में, जहाँ पर बादल न के बराबर होते हैं और ये भी भूमध्य रेखा से ठीक उत्तर और दक्षिण में पाए जाते हैं। यानी कि 20 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक सूर्य ऊर्जा या सूर्य तप मिलता है। तो हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं। सबसे पहले मानव ने विभिन्न फॉसिल शक्ति जैसे जल, पशु, मानव श्रम से जितनी शक्ति अपने पूरे 10 लाख वर्ष में जिंदगी में प्राप्त की है, सूर्य से उतनी शक्ति पृथ्वी के भूमि धरातल पर केवल 1 दिन में प्राप्त हो जाती है, मात्र। देखिए, यानी कि मानव ने अब तक अपने ज्ञान के द्वारा जितनी शक्ति 10 लाख वर्षों में प्राप्त की, उतनी शक्ति तो सूर्य 1 दिन में दे देता है। तब आप अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य में कितनी अधिक शक्ति होती है। तो हमने बात की कि सूर्य शक्ति सबसे अधिक कहाँ मिलती है? 20 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य
चाहे उत्तरी अक्षांश हो चाहे दक्षिणी अक्षांश हो। वहीं अगर हम प्रति वर्ग मीटर की बात करें तो गर्म मरुस्थलों में ये 2200 किलोवाट प्रति हॉर्स के बराबर है। वहीं विषुवतीय क्षेत्रों में 1700 kWh के बराबर है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में 1400 kWh के बराबर है और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में 1100 kWh के बराबर सौर्य ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि सौर ऊर्जा जो है वो गैर परंपरागत या यूं कहिए सभी ऊर्जाओं में सबसे अधिक ताकतवर ऊर्जा होती है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के दूसरे गैर परंपरागत स्रोत की, और वो है पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा का नाम भी आपने निश्चित रूप से सुना होगा। हवा जब चलती है तो हवा से भी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। आप सोचेंगे कैसे? तो हवा में क्या करते हैं, जहाँ पर वर्ष भर एक ही दिशा में हवा चलती रहती है वहाँ पर बड़ी बड़ी चक्कियाँ, पवन चक्कियाँ लगा दी जाती हैं। जब हवा चलती है तो पवन चक्कियाँ हवाओं के साथ घूमती हैं और पवन चक्कियों को टरबाइन से कनेक्ट करके उससे भी ऊर्जा प्राप्त होती है। वो जो गतिज ऊर्जा होती है पवन चक्कियों के घूमने से, ये ऊर्जा हम बात करते हैं कि विश्व में किस देश में सबसे अधिक प्राप्त होती है। तो सबसे प्रमुख देश है चीन। चीन में विश्व की लगभग 1/4 ऊर्जा प्राप्त होती है। 26.7% ऊर्जा चीन से प्राप्त होती है। वहीं दूसरे बड़े प्रमुख देश की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 22.2% ऊर्जा प्राप्त होती है। जर्मनी में 11.1% ऊर्जा प्राप्त होती है। स्पेन में 8.1% ऊर्जा प्राप्त होती है तथा हमारे भारत में 6.5% ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। भारत के अगर प्रमुख उत्पादक या पवन ऊर्जा उत्पादकों की बात करें तो इसमें गुजरात, तमिलनाडु और हमारा राजस्थान प्रमुख राज्य हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की, और यह है भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। भूतापीय ऊर्जा का भी पृथ्वी पर अपार भंडार उपलब्ध है। भूतापीय ऊर्जा से तात्पर्य है कि पृथ्वी, चूँकि आपको पता है कि अंदर से गर्म है, अगर हम पृथ्वी की गहराई की ओर जाएं तो पृथ्वी के अंदर जाने पर पृथ्वी और गर्म होती जाती है। तो पृथ्वी की जो भूतापीय ऊर्जा उसके 4 प्रमुख स्रोत हैं। पहला, प्राकृतिक संवहनिक तप्त जल, जैसे गिज्जर, तप्त झरने, यानी कि पृथ्वी के अंदर से जो गर्म जल बाहर निकलता है उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, भूगर्भिक दबाव युक्त तापीय क्षेत्र। तीसरा, मैग्मा, जैसा कि आप जानते हैं ज्वालामुखी जब उद्गार होता है उससे गर्म मैग्मा लावा बन के बाहर निकलता है। चौथा, गर्म शुष्क चट्टान तंत्र। तो इस तरह से जो भूतापीय ऊर्जा है वो हमें विश्व के कई क्षेत्रों से प्राप्त होती है। तो उन प्रमुख देशों की अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद हम बात करें तो इटली, मेक्सिको, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, ताइवान, एल सल्वाडोर, चीन, आइसलैंड तथा फिलीपींस प्रमुख उत्पादक देश हैं। यानी कि इन सभी देशों से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त हो रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने येलोस्टोन नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में गीजर्स पाए जाते हैं। तो ये जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है वहाँ पर पृथ्वी के अंदर से अपने आप फव्वारे के रूप में गर्म जल बाहर की ओर फेंका जाता है और वहीं पर ऊर्जा भी बनाई जाती है। हमारे भारत की बात करें तो भारत में भी कुछ क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। वो विशेष रूप से हिमालय पहाड़ पर होता है। हिमाचल प्रदेश में आपने मणिकर्ण का नाम सुना होगा, वहाँ पर भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब हम गैर परंपरागत ऊर्जा के अगले स्रोत बायोमास ऊर्जा की बात करते हैं, जिसको जैव पुंज भी कहा जाता है।
बायोमास ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? इसके अंतर्गत लकड़ी, फसलों के डंठल, गोबर तथा विभिन्न प्रकार के कूड़े कचरे सम्मिलित हैं, जिनको सड़ा गला करके गैस उत्पन्न की जाती है और उस गैस को ऊर्जा के रूप में काम में लिया जाता है। अर्थात जो देश अभी तक अल्प विकसित हैं या विकसित नहीं हो पाए हैं, वहाँ पर अगर लकड़ी या पशुओं का गोबर अगर आसानी से मिल जाता है तो वहाँ पर इस तरह की ऊर्जा आसानी से पैदा की जा सकती है। तो इन देशों की अगर हम बात करें या क्षेत्रों की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप, लैटिन अमेरिकी देशों तथा सुदूर पूर्व के विकसित देशों में इस तरह की ऊर्जा पैदा की जाती है। वहीं भारत जैसे देशों की बात करें तो यहाँ पर आप जानते हैं कि अधिकांश जनसंख्या गाँवों में रहती है। तो न केवल जनसंख्या गाँवों में रहती है बल्कि जनसंख्या के पास पशु संसाधन भी बहुतायत में पाए जाते हैं। तो वहाँ पर इस प्रकार की ऊर्जा की अत्यधिक संभावना है। तो भारत जैसे देशों में अगर सरकार इस बायोमास ऊर्जा को बढ़ावा दे तो भारत की ऊर्जा ज़रूरतें काफ़ी हद तक पूरी की जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के एक अन्य स्रोत ज्वारीय ऊर्जा की। दोस्तों, आपने ज्वार भाटा का नाम सुना होगा। ज्वार में समुद्र का जल चंद्रमा से आकर्षित होकर के ऊपर उठता है और भाटा में समुद्र का जल जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी पर सीधा नहीं चमकता है तो नीचे की ओर बैठता है। इस प्रक्रिया में आपने देखा कि समुद्र का जल ऊपर और नीचे होता है। तो इस समुद्र के जल को जब हम एक जगह पर स्टोर कर लेते हैं, जब ज्वार आता है और जब भाटा आता है यानी समुद्र का तल जब नीचा होता है तो उसी जल को नीचे गिरा करके इससे ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो इस तरह की ऊर्जा से भी गैर परंपरागत ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। इस तरह की ऊर्जा से भी विश्व में कुछ देशों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। जैसे अगर हम हमारे भारत की ही बात करें तो भारत में भी कांडला और दक्षिणी भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु क्षेत्र के आसपास ऐसी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा विश्व में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के बारे में। जैसा कि आप सभी इस बात से परिचित हैं कि विश्व के सामने ऊर्जा संकट जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है निरंतर गहराता जा रहा है। जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं जैसे कोयला, जैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये समाप्य हैं, यानी ये एक न एक दिन ख़त्म होने वाले हैं और अनुमान है कि कोयला इनमें सबसे पहले और पेट्रोलियम दोनों ही अगले 40-50 सालों में ख़त्म हो जाएंगे। तो निश्चित ही हमें इनके स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों को अपनाना होगा और आज जिसकी हमने चर्चा की है वो सबसे सर्वोत्तम वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन है। न केवल हमने इस दिशा में मानव ने प्रगति की है, मानव इनसे अब ऊर्जा प्राप्त करता भी है, लेकिन जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं करता है। अर्थात अभी भी अधिकांश ऊर्जा जो है वो मानव जो है वो पारंपरिक स्रोतों पर ही निर्भर है। धीरे धीरे विकसित देशों ने इन स्रोतों की ओर कदम बढ़ाए हैं, निश्चित ही इनसे लाभ भी मिला है। तो ये जो तकनीक है ये पूरे विश्व में आसानी से और सस्ती, इसमें दिक्कत क्या है गैर परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन है उसमें कि ये बहुत ही महंगी पड़ती है तकनीक। इनसे जो सामान बनाया जाता है, जिस सामान से ये ऊर्जा पैदा की जाती है, जिस टेक्नोलॉजी से, वो बहुत ही महंगी है। तो ये टेक्नोलॉजी अगर सस्ती हो जाए, इनसे आने वाला जो सामान है वो अगर सस्ता हो जाए तो संपूर्ण विश्व में, जैसे सौर ऊर्जा की बात करें तो आपको पता है सौर ऊर्जा कैसे बनती है, किस प्रकार से सौर प्लेटें होती हैं जिन पर सीधे सीधे सूर्य की किरणें पड़ती हैं और वो उस सूर्य किरणों को ऊर्जा में तब्दील कर देते हैं, ऊर्जा में बदल देती हैं, लेकिन वो बहुत महंगी पड़ती हैं। तो अगर इनको सस्ती कर दिया जाए तो पूरे विश्व को सौर ऊर्जा से भी
ऊर्जा की पूर्ति हो सकती है, तो निश्चित ही भविष्य जो है वो सौर ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।